जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और आज 13वें वीडियो लेक्चर में देखेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादी के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंध्य आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगें अनुकूल प्रविघटन पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बिमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उत्तरवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी इनके शिष्य बन गए। गोखले ने 1889 में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्बी आयोग, आधिकारिक नाम रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वर्ष 1899 में गोखले बॉम्बे विधान परिषद के लिए तथा कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलनों में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इसके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर
1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्हें मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन तथा का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उसमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल, वर्तमान म्यांमार, भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने आंकड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। प्रश्न संख्या पहला है यहाँ पे, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? तो इटली 1898 में इटली अबसीनिया युद्ध के प्रभावित ने किया था। बक्सर का आंदोलन ने प्रभावित किया था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने प्रभावित किया था और रूस के युद्ध में जापान की विजय, इस सब ने प्रभावित किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इसमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी संबंधी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था, तो कथन पहला सत्य है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी, तो ये भी सही है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी, तो यहाँ दोनों सत्य हो जाएगा। दोनों सत्य किसमें है? सी, ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी चरण 1885 से 1905 में आधुनिक यूरोप की समृद्धि लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया। उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। वे अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सुधारों और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे, जो यूरोपीय उन्नति से प्रेरित था। उदारवादी नेताओं ने, विशेषकर दादा भाई नौरोजी ने, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की आलोचना अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से किया था। भू राजस्व, कर सुधारों, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी,
तो ये कौन सी पद्धति थी? राज वाम बंध आंदोलन है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वाम बंध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। कौन था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जाए। प्रश्न संख्या 5 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बिमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। उपाधियां और बड़े बड़े पद लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं थे। जीके गोखले। प्रश्न संख्या 10 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया था। वर्ष 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रश्न संख्या 11 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। प्रश्न संख्या 12 है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस के नेतृत्व में आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया।
बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो बीसी पाल ने कहा था। किसने कहा था? बीसी पाल ने कहा था। उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 14 है, बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिपिन चंद्रपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। पहला कथन सत्य है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, यह भी सही है। तो यहाँ दोनों सही हो जाएगा, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिपिन चंद्रपाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे। वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रपंथी नेताओं के साथ किया जाता है। उन्होंने वर्ष 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की। अतः स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? तो 1906 में आया था। कब आया था? 1906 में। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई। उसके बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न संख्या 19 है, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे तो लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अजीत सिंह भी उनके साथ निर्वाचित मांडले वर्तमान में निर्वासित कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें वापिस लौटने की अनुमति दे दी गई।
लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तथा वहां कुछ समय के लिए प्रवास भी किया। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी है। प्रश्न संख्या 23 है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यमार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में लाला प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यमार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी का समर्थक थे? तो अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भेजे गए। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। प्रश्न संख्या 27 है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। प्रश्न संख्या 28 है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ए बी सिरोल यानी वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। प्रश्न संख्या 30 है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी तिलक में दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मुलर ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। प्रश्न संख्या 31 है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? तो कब जाने लगे? युक्त में से यहाँ एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डब्ल्यू रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह तिलक किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। प्रश्न संख्या 32 है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेजा गया था। प्रश्न संख्या 33 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था, तो 6 वर्ष की जेल हुआ था। प्रश्न संख्या 34 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? कौन एक निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इसके लिए राजस्व का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज
का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। प्रश्न संख्या 36 है, कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण है उन्होंने राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, यह गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसंगत कथन और कारण में ये गलत है किंतु कारण आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने आंकड़े, लाठी, क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म की राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, परंतु इनका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं था बल्कि जनजागरण था। प्रश्न संख्या 37 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। प्रश्न संख्या 40 है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय सो गीत पढ़ा था।